हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज से हम आप लोगों का 12th क्लास का जो बुक है रेनबो वो आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो 12th की तैयारी कर रहे हैं वो आ जाएं इस चैनल पर और हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर वीडियो को बारीकी से देखने का काम करें। हम एक एक चीज़ों को, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को हम हिंदी में करके बताएंगे, एक एक बातों को हम बारीकी से बताएंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पास अगर आपका बुक है, आपके पास बुक है 12th का बुक है रेनबो, तो उसको लेकर के बैठ जाइए, आज मजा आने वाला है। और जिनके पास बुक नहीं है वो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो हम आपको बताएंगे इसको अच्छे से देखिए और सुनिए, वीडियो में बने रहिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक। आज मजा आने वाला है। प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जिन्होंने चैप्टर को लिखा, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। बने रहिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक, एक एक वर्ड, एक एक लाइन का हम हिंदी करके आप लोगों को बताएंगे। और आज से आपका 12th का जो लिटरेचर का जो बुक है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो कहानी होंगे, जो कविताएं होंगे, हम सब पर फोकस करेंगे। तो जो स्टूडेंट किताब रखे हैं किताब लेकर के बैठ जाइए, और जिनके पास किताब नहीं है मेरे द्वारा बताया गया हर बातों को बारीकी से समझिए। जो किताब में लिखा हुआ सारी चीजें हैं वही चीजों को इसमें जो है सम्मिलित किया गया है और एक एक बातों को आज हम बतलाने आ गए हैं। तो बारीकी से बैठिए, बारीकी से इसको समझिए, बैठ जाइए लेकर के किताबों को, और जिनके पास किताब नहीं है वो ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ बिताए। चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के जो लिखे हैं महात्मा गांधी, सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को मैं हिंदी करके बताऊंगा। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, आप समझ सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था किनका? महात्मा गांधी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। देखो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया, मतलब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। वैसे मुझे पता है कि सबको पता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन बुक में मेंशन किया हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा। देखो भाई, कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो गांधी जी थे इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान देना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट 1869 एंड 1948। वाह क्या बात है। कह रहा है कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, यानी 1869 में जन्म हुआ, और इनका मृत्यु 1948 में हुआ, यानी 1948 में हो गया। यहां से एक और ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ध्यान से समझना मेरे भाई, जो चीज को रेड कर दिया गया है वो आपका इंपॉर्टेंट है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ा देंगे इसी वीडियो में। 10 ऑब्जेक्टिव को हम जिक्र किए हैं, वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में तबे आएगा जब आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखिएगा। बने रहिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे ये पॉपुलरली, यानी लोकप्रियता से ये जाने जाते हैं। क्या चीज के लिए? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बन गया, बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वाह क्या बात है। महात्मा गांधी को लोकप्रियता से लोग बापू या फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, या महात्मा गांधी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से
जाने जाते हैं। मजा आ गया भाई। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये तो आपको पहले से ही याद है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है। 1869 एंड 1948, 1869 1948 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 1869 में जन्म हुआ, 1948 में मृत्यु हुआ, और लोकप्रियता से महात्मा गांधी को बापू और द फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं। यानी महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वाह क्या बात है। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से तो जाने ही जाते थे, लेकिन एक चीज और है भाई कि वो मोर स्पिरिचुअल लीडर थे। मोर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल के मतलब आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक कहते किसको है, पहले यहाँ पर रुको और समझो। अरे भाई आध्यात्मिक हम उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपना स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, जो व्यक्ति समाज को लेकर के चले, जो व्यक्ति समाज को कल्याण के लिए अपना लाइफ को समर्पित कर दे, वैसे लीडर को हम स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो लीडर से ज्यादा, यानी एक नेता से ज्यादा ये मोर स्पिरिचुअल लीडर थे भाई। मोर स्पिरिचुअल लीडर यानी कि इनको मतलब ये कहिए कि नेता से ज्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे। नेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता के मतलब इनको कुर्सी का कोई लालच नहीं था। इनको लालच बस लोगों को सेवा करना था, लोगों के सेवा में एकदम डूब गए थे, इसलिए इनको मोर स्पिरिचुअल लीडर कहा गया। ठीक है, यानी महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से ज्यादा मोर स्पिरिचुअल लीडर थे। यानी पॉलिटिशियन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें कुर्सी की लालच होती है। महात्मा गांधी का कोई कुर्सी का लालच नहीं था। महात्मा गांधी समाज सेवा करने में अपने आप को न्यौछावर कर दिए। तो भाई याद रखना कि ये क्या थे, पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे, तो आध्यात्मिक नेता थे। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वाह क्या बात है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया मेरे भाई। कह रहा है कि महात्मा गांधी सफलतापूर्वक इन्होंने यूज्ड किया मतलब प्रयोग किया। क्या चीज को, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ और नॉन वायलेंस के मतलब होता है सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को प्रयोग किए। कहाँ भाई, कहाँ प्रयोग किए, तो एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अरे जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश शासक था, जो शासक थे, ब्रिटिश जो रूल था, जो शासन था, ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का जो शासन काल था, उन अंग्रेजों के शासन काल के खिलाफ अंग्रेजी लोग जो थे, अंग्रेज लोग जो रूल कर किए हुए थे हमारे देश पर, जो शासन कर रहे थे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने चीफ वीपन्स के रूप में, चीफ वीपन्स के मतलब मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने क्या चीज को यूज किया, तो इन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को यूज किया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के मतलब होता है सत्य और अहिंसा का यूज किया। आगे देखो मेरे भाई, कह रहा है कि इन इंडिया मतलब कहाँ यूज किए, मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजी शासन के खिलाफ। अंग्रेजों का जो शासन था, जो अंग्रेजी जो शासक थे, उनके खिलाफ कहाँ यूज किए महात्मा गांधी ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, तो इन इंडिया, भारत में जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे ना, उसके खिलाफ। आगे देखो भाई, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और मदद किए भारत को क्या चीज के लिए, तो गेन करने में, गेन के मतलब प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, तो इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी दिलाने में, आजादी प्राप्त करने में भारत को इन्होंने मदद किया। जो हम लोग अंग्रेजों के चंगुल में थे, अंग्रेजों के अंडर में रह करके हम लोग काम करते थे, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर हम लोगों को छुटकारा दिलाया और भारत को आजादी दिलाने में इन्होंने मदद किया। आगे देखो भाई, बने रहना प्रारंभ से लेकर के अंत तक। वीडियो में हम हर बातों को बारीकी से बताएंगे। देखो, कह रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया, यानी 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक
1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। क्या किए 1915 से 1948 तक, यानी मरने तक? ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी 1915 से 1948 ईस्वी तक कंप्लीटली डोमिनेटेड रहे। कंप्लीटली डोमिनेटेड के मतलब पूरी तरह से डोमिनेटेड रहे, सक्रिय रहे। कब से कब तक? 1915 से 1948 ईस्वी तक सक्रिय रहे। क्या चीज में? इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीतिक में। ये राजनीतिक में वैसा ये पॉलिटिशियन नहीं थे भाई कि इनको कुर्सी का लालच था, इनको लालच था समाज सेवा करने का, तो इसीलिए इनको मोर स्पिरिचुअल लीडर कहा गया। और यहाँ पर जो है ये महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड किए, यानी पूरी तरह से सक्रिय रहे। क्या चीज में? इंडियन पॉलिटिक्स में। आगे देखो मेरे भाई, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कह रहा है कि ही डाइड, वो मारे गए, वो मर गए, एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी मर गए, या फिर ये कहो कि मार दिए गए। किसके द्वारा भाई? तो एक फेनेटिक हैंड के द्वारा। फेनेटिक के मतलब होता है कट्टरपंथी। एक कट्टरपंथी के द्वारा महात्मा गांधी को मौत का घाट उतार दिया गया। कब मारा गया भाई? तो ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को मार दिया गया। इसके बाद कह रहा है किसके हाथों से? तो एट द हैंड ऑफ फेनेटिक, कट्टरपंथी, एक कट्टरपंथी जो नाथूराम गोडसे था, उसके द्वारा महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मौत का घाट उतार दिया गया। आगे देखो भाई, कह रहा है कि हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। देखो जितने भी रेड कलर से अंडरलाइन हम किए हैं, रेड कलर से जो कर दिया गया है, वो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन बनता है फाइनल एग्जाम में। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी रेड कलर का किया हुआ है वो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो कह रहा है यहाँ पे कि हीज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के मतलब आत्मकथा होता है। उनका जो आत्मकथा था जिसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जिसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ना। मतलब महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा जो खुद से अपने जीवनी को लिखे थे, उस किताब का नाम क्या था मेरे भाई? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम था। इसके बाद एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और भी कई असंख्य आर्टिकल्स को इन्होंने लिखा। आर्टिकल्स के मतलब होता है लेख, और भी कई इन्होंने लेखों को लिखा महात्मा गांधी। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो इन्होंने युवा भारत के लिए इन्होंने लिखा कई असंख्य, है ना। न्यूमरस के मतलब यहाँ पर असंख्य होगा। असंख्य आर्टिकल्स को लिखें, असंख्य लेखों को लिखें। दैट ही रोट फॉर इंडिया, यंग इंडिया, जिसे इन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा। यंग इंडिया मतलब युवा भारत। देखो यंग इंडिया के नाम पेपर भी आता है, मैगजीन भी आता है। तो यंग इंडिया के लिए इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने कई असंख्य लेखों को लिखा। आगे देखो, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड, और कई सारा भाषण इन्होंने दिया। डिलीवर्ड के मतलब यहाँ देना होता है, और भाषण भी ढेर सारा दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, कई अलग अलग ओकेजन्स पर। ओकेजन्स के मतलब होता है अवसर, अलग अलग अवसरों पर महात्मा गांधी कई स्पीचेज भी दिए हैं। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस। वाह क्या बात है। कह रहा है कि महात्मा गांधी जो कई भाषण दिए, कई लेखों को लिखा, कई अवसरों पर जा करके महात्मा गांधी ने जो स्पीच दिया, कई लेखों को लिखा, वो चीज इनको रिवेल कर दिया। रिवेल करने के मतलब इनको महान बना दिया, छा गए चारों तरफ।
इस तरह का स्पीच दिए, इस तरह का लेख लिखें कि उन सभी चीजों में ऐसा साफ झलकता था कि महात्मा गांधी को समाज सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित है। और यही सब चीजों ने महात्मा गांधी को रिवेल कर दिया, मतलब महात्मा गांधी को प्रकट कर दिया, महात्मा गांधी को जो है ना चारों तरफ फैला दिया। यानी हर व्यक्ति के नजर में महात्मा गांधी अच्छे दिखने लगे उन स्पीचों के माध्यम से, उन लेखों के माध्यम से। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न सिर्फ असली विचारक के रूप में ही उभरे, बट ऑल्सो बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट, बल्कि एक महान, जेस्ट के मतलब यहाँ पवित्रता होता है, महान पवित्रता का एक महान मास्टर बन गए, महान व्यक्ति बन गए, महान मालिक बन गए, महान थिंकर बन गए। मतलब महात्मा गांधी जो स्पीचेज दिए, महात्मा गांधी जो आर्टिकल्स को लिखे, उन सब चीजों को पढ़ करके लोगों के अंदर, सुन करके लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो गया। और वो सभी स्पीचेज और वो सभी जो आर्टिकल्स थे, जो लेख थे, उन सभी चीजों ने महात्मा गांधी को न सिर्फ असली विचारक बनाया, बल्कि महात्मा गांधी एक पवित्रता के महान व्यक्ति बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इडियोमेटिक इंग्लिश, जो इंग्लिश को इन्होंने यूज करके लिखा, इडियोमेटिक, इडियोमेटिक के मतलब होता है मुहावरेदार, इडियोमेटिक के मतलब होता है मुहावरेदार अंग्रेजी को यूज करके महात्मा गांधी जो स्पीचेज और आर्टिकल्स को लिखे, वो सारी चीजें महात्मा गांधी को क्या बना दिया भाई, न सिर्फ असली विचारक बल्कि पवित्रता के महान व्यक्ति बना दिया। आगे देखो क्या कर रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट के मतलब वही निचोड़, इन सभी निचोड़ों में कौन कौन सी निचोड़, तो ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे, ऊपर जो स्पीचेज दिए, इन सभी निचोड़ों में से महात्मा गांधी ने एक चीज को लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को इन्होंने लिखा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इन्हीं सभी स्पीचेज में से, इन्हीं सब आर्टिकल्स में से एक है, और महात्मा गांधी ने इस पर भी जिक्र किया। इसके बाद करा है कि क्या चीज के बारे में, तो यहाँ पर करा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में भी महात्मा गांधी ने बातों को लिखा कि भारत की सभ्यता कैसी है, भारत की संस्कृति कैसी है, पुराने जमाने में हमारे लोग किस तरह से सभ्यता संस्कृति का पालन करते थे, कैसा पहनावा था, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, कैसा वो एक दूसरे से व्यवहार करते थे, और या वेस्टर्न कंट्री के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था। इन सभी चीजों को कंपेयर करके महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में दर्शाने की कोशिश की है कि हमारी पुरानी सभ्यता कितना स्ट्रॉन्गेस्ट था, कितना जो है ना मजबूत था, काफी ज्यादा मजबूत था। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी जो हैं इस चैप्टर में, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, महात्मा गांधी जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं। मतलब इन सभी लेखों, इन सभी स्पीचेज में से एक इन्होंने ये भी लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसमें महात्मा गांधी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं के बारे में, क्या चीज के बारे में, तो देखो आगे क्या चीज के बारे में बातचीत करते हैं, तो महात्मा गांधी बात करते हैं, महात्मा गांधी क्या चीज के बारे में बात करते हैं, तो साउंड फाउंडेशन, क्या चीज के बारे में बातचीत करते हैं, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है उसकी साउंड फाउंडेशन के बारे में बातचीत करते हैं। साउंड फाउंडेशन के मतलब बुनियाद होता है, बनावट होता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसा उसका बनावट था, किस तरह का वो था, उन्हीं सब चीजों को महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बात करते हैं, उसी का बुनियाद, उसी का बनावट के बारे में बात करते हैं महात्मा गांधी। आगे देखो भाई, विच हैज सक्सेसफुली, जो सफलता पूर्वक, विथ स्टूड किया है, स्टूड के मतलब होता है जो खरा उतरा, मतलब हमारे लोगों पर खरा उतरा है ना, खरा उतरा मतलब लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया, द पैसेज ऑफ टाइम, उस समय हम लोगों को पैसेज करने का काम किया। पैसेज के मतलब होता है रास्ता दिखलाना। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर था, वो लोगों को है ना रास्ता दिखलाने का काम किया, और रास्ता दिखलाने में खरा उतरने का काम किया है ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे देखिए, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन
विच हैज द टेंडेंसी ऑफ टू प्रिविलेज। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देश की जो सभ्यता थी वो क्या था, तो विच हैज द टेंडेंसी, जिसका रुझान था, पश्चिमी देशों की जो सभ्यता थी उन देशों की सभ्यता का रुझान ये था, मतलब आकर्षक ये था, वो अपने लोगों को इस तरह से बांधे हुए था, टू प्रिविलेज, जो बढ़ावा दिया, क्या चीज का बढ़ावा दिया, तो मेटेरियलिटी, भौतिकवाद का बढ़ावा दिया। उसका भी बात महात्मा गांधी इस चैप्टर में किया है कि किस तरह से जो वेस्टर्न कंट्री के सभ्यताएं थी वो किस तरह से अपने लोगों को अपने जाल में फंसा दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से मेटेरियलिटी पर आधारित था, मतलब भौतिकवाद पर आधारित था। कैन नोट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, उन्हें मैच नहीं किया जा सकता है, मिलाया नहीं जा सकता है, किससे, तो इंडियन, किससे नहीं मिलाया जा सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है उसको से, जो वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है उसका कभी भी मैच नहीं किया जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट एलिवेट्स मोरल बीइंग, हमारी सभ्यता हम लोगों को एलिवेट करता है, एलिवेट के मतलब बढ़ावा देता है, क्या चीज होने के लिए, तो मोरल बीइंग होने के लिए, नैतिक होने के लिए हमारी सभ्यता सिखलाता है। और जो वेस्टर्न कंट्री के सभ्यताएं थी वो इमोरलिटी पर आधारित थी, मेटेरियलिटी पर आधारित थी, मतलब ये कहिए कि भौतिकवाद में ज्यादा विश्वास करता था, उनका रहन सहन खान पान हमारे जैसा नहीं था, हमारा सभ्यता हमारे पूर्वजों ने खुद बीज बोया था, जबकि वेस्टर्न कंट्री के जो लोग थे वो एक दूसरे को देख देख करके अपनी पहनावा, अपनी खान पान को करके जी रहे थे। तो आशा करते हैं कि यहाँ प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जो है सारी चीजों को हम बता दिए हैं। अब चलो थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि आपने क्या क्या चीज इसमें पढ़ा, किन किन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। चलो देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसमें सम्मिलित किए हैं, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बनेगा जब प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन करके जो समझाएं, अगर उसको आप अच्छा से पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव आप खुद हैंडल कर लोगे। तो यहाँ पर कह रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड यू स्टडी अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आपने क्या अध्ययन किया, मतलब आप क्या क्या पढ़े महात्मा गांधी के बारे में ऊपर में। तो यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न एंड डाइड इन, महात्मा गांधी जन्म लिए और मरे कब, तो देखो भाई यहाँ पे नीचे आंसर लिखा हुआ 1869 में जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 1948 ईस्वी में। इसके बाद 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गया, किनका, महात्मा गांधी का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कि गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, गांधी जी लोकप्रियता से जाने जाते हैं, क्या चीज के लिए, तो लोकप्रियता से लोग इनको क्या कहते हैं भाई, बापू और द फादर ऑफ द नेशन, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है थर्ड में कि गांधी जी वाज, यहाँ पर जी होगा, गांधी जी वाज, गांधी जी थे, क्या थे, तो गांधी जी थे मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी जो थे वो नेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। नेता वह होता है जो कुर्सी की लालच होती है, और आध्यात्मिक नेता वह होता है जो कुर्सी के लालच न दे करके समाज सेवा करता है, उसको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गांधी जी सक्सेसफुली यूज्ड, गांधी जी सफलतापूर्वक यूज किए क्या चीज को, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एज द चीफ वेपन्स, महात्मा गांधी क्या चीज को यूज किए, अंग्रेजी शासक के खिलाफ, अंग्रेजों का जो शासक था, अंग्रेजी शासन जो था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने क्या यूज किया, तो याद रखना है भाई, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी जो शासन काल था उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में ट्रूथ और नॉन वायलेंस को अपनाया और उसका प्रयोग किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स,
गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय रहे पॉलिटिक्स में, कब से कब तक? तो बताए हैं भाई, फ्रॉम 1915 1948, 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी सक्रिय रहे। क्या चीज में? इंडियन पॉलिटिक्स में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी के मतलब आत्मकथा। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है, जो खुद से अपना जीवनी उसमें लिखे हैं? उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गांधी जी रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर, गांधी जी असंख्य आर्टिकल्स को लिखे, असंख्य लेखों को लिखे, किसके लिए? तो फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द, गांधी जी बात करते हैं क्या चीज के बारे में? तो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो साउंड फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जो बनावट है, उसके बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं। और 9 क्वेश्चन देखा जाए, द इंडियन सिविलाइजेशन इलिवेट, भारतीय सभ्यता इलिवेट करता है, बढ़ावा देता है ना, क्या चीज की ओर? तो मोरल बीइंग, यानी मोरल होने के लिए, नैतिक होने के लिए बढ़ावा देता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जबकि वेस्टर्न कंट्री के जो सभ्यता और संस्कृति था वो पूरी तरह से मटेरियलिटी पर आधारित था और वो एक दूसरे को देख करके लोग जीते थे। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच सिविलाइजेशन कैन नॉट बी मैच्ड विथ द इंडियन सिविलाइजेशन, कौन सी देश की सभ्यता है जिसे मैच नहीं किया जा सकता है, जिसे मिलाया नहीं जा सकता है? किसके साथ? भारत की सभ्यता के साथ। कौन सी सभ्यता है? तो देखो भाई, लिखा हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है उसको मैच नहीं किया जा सकता है भारत की सभ्यता के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को अच्छे से देख करके प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारा ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिए, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम न होगा। और वीडियो पर डे शाम 7 बजे आप लोगों को मिलेगा मेरा चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट पर डे आपको, अब आज से जो है बुक स्टार्ट हो गया है और पर डे शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग पर डे शाम 7 बजे एक्टिव रहिए, ताकि हर वीडियो जो हम अपलोड करें उसका फायदा, उसका लाभ आप उठा सकें। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।